ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अभी तक हमने देखा था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो उसमें हमने देखा कि जो हम सीड्स लेते हैं वो अच्छी वैरायटी का लेते हैं, अच्छी वैरायटी के सीड्स हम बनाते हैं, ठीक है, तभी तो आगे जाके क्रॉप भी अच्छा होगा। तो हमने सीड लगा दिया है स्टूडेंट्स, अब क्रॉप ग्रो करने वाला है। तो जब वो ग्रो करने वाला है तब भी हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है ताकि प्रोडक्शन अच्छा हो। तो वही हम देखेंगे कि कैसे करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तो क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट जो है वो 3 तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, तो उसमें हम ये देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे क्रॉप्स को सही न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। इरिगेशन, उसमें हम देखेंगे कैसे क्रॉप्स को वाटर सही तरीके से और सही अमाउंट में दिया जाए ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। और एक और टेक्निक होती है क्रॉपिंग पैटर्न, जिसके हेल्प से क्रॉप प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है। तो एक एक करके हम इन तीनों पॉइंट्स पे डिस्कशन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट से। तो फर्स्ट पॉइंट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट, जैसे हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए, वैसे प्लांट्स को भी जरूरत होती है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को चाहिए होते हैं आप देखें, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, अब ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कहां से हैं प्लांट को? कुछ एयर से, कुछ वाटर से और कुछ सॉइल से। एयर से मिलता है कार्बन एंड ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और बाकी के सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से मिलते हैं। तो आप देख सकते हो ज्यादातर न्यूट्रिएंट्स जो है वो सॉइल से मिलते हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हो यहां पर एक टर्म यूज किया गया मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं, इसलिए मैक्रो वर्ड का यूज किया गया। मैक्रो मतलब लार्ज, समझ सकते हो आप। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट्स को स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है। माइक्रो वर्ड का मतलब आप स्मॉल समझ सकते हो। ठीक है, ये जो है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के बारे में लिखा हुआ नहीं है, बट दे आर ऑल्सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को हम यहां पे डिफाइन भी कर सकते हैं कि क्या होते हैं वो। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स are the nutrients required by plants in large amount and micronutrients are the nutrients required by plants in small amount। ठीक है, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो स्टूडेंट्स प्लांट्स को प्रॉपरली मिलने चाहिए, तभी उनका ग्रोथ प्रॉपर होगा। अगर ये न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली नहीं मिले तो क्या होगा? तो देखते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। फर्स्ट, नो प्रॉपर ग्रोथ, लो रेसिस्टेंस टू डिजीजेस, उनको बहुत आसानी से डिजीज हो सकती है। नो प्रॉपर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्यों न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल से मिलने वाले, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कई बार सॉइल में प्रेजेंट नहीं होते। मतलब कुछ रीजन की सॉइल ऐसी हो सकती है जिसमें नाइट्रोजन की कमी हो, या कैल्शियम की कमी हो, या बोरोन की कमी हो। आप समझ लो, तो वैसे सॉइल में अगर हम प्लांट ग्रो करेंगे, क्रॉप ग्रो करेंगे, तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वहां के सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है, पोटाशियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है। समझ लो, नेचुरली सॉइल में जनरली ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स हो सकता है नहीं हो, तो फिर क्रॉप ग्रो करने में प्रॉब्लम होगी। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? मैन्योर या फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाता है। इनका काम होता है कि ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में डालना। मतलब मैन्योर्स और फर्टिलाइजर को सॉइल में मिक्स करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स कम है ना वो आ जाते हैं। ठीक, तो अब ये मैन्योर क्या है और फर्टिलाइजर्स क्या है ये थोड़ा हम डिटेल में देखेंगे स्टूडेंट्स। तो लेट्स स्टार्ट विथ मैन्योर। तो मैन्योर क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर। व्हाट इज ऑर्गेनिक मैटर? ऑर्गेनिक मैटर इज डीकंपोज्ड एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। ठीक है, एनिमल का जो एक्सक्रीटा होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग का हुआ, काउ डंक हुआ, या डिफरेंट एनिमल्स का हुआ, और प्लांट से निकलने वाले जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वो जब डिकंपोज हो जाते हैं
तो ऑर्गेनिक मैटर बनता है। जैसे आप देख सकते हो, दिस इज ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, इसमें बहुत सारा प्लांट का वेस्ट मटेरियल है जो डिकम्पोज हो गया है। ठीक है, और एनिमल एक्सक्रीटा भी है जो डिकम्पोज हो गया है। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक मैटर। आपने ऐसा देखा होगा, गांव वगैरह में देखा होगा। मैन्योर मेनली कंटेन्स ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सम न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट। मैन्योर जो होता है बेसिकली ये ऑर्गेनिक मैटर ही होता है। बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड टू मेक मैन्योर, 3 टाइप्स ऑफ मैन्योर आर देयर। देखो, मैन्योर को किस तरीके से बनाया गया है उस बेसिस पे 3 तरीके के मैन्योर्स हो सकते हैं। कंपोस्ट, ध्यान दें, नाम आपको याद होना चाहिए, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। ठीक है, तो देखो मोटा मोटी आप समझ गए होंगे कि मैन्योर क्या होता है। ठीक है, एनिमल और प्लांट वेस्ट को जब सड़ाया जाता है, डिकम्पोज किया जाता है, तो मैन्योर बनता है। ठीक है, मैन्योर बनाने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। उसके बेसिस पे 3 तरह के मैन्योर्स होते हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। अब ये तीनों क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको और बात समझ में आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट कैसे बनाया जाता है स्टूडेंट? देखो, एक ऐसे पिट डिग किया गया, ठीक है, गड्ढा बनाया गया, उसमें आप देखो प्लांट के वेस्ट मटेरियल्स या एनिमल के वेस्ट मटेरियल्स डाल दिए गए। ठीक है, फिर इस पिट को कवर कर देते हैं मिट्टी से। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये सारी चीज डिकम्पोज होने लगती है और काफी टाइम बाद जब पिट को खोलते हैं तो ऐसे डिकम्पोज्ड मटेरियल मिलता है। तो ये जो अब हमें मिला, दैट इज मैन्योर। दिस इज मैन्योर। आप समझ लो, दिस इज मैन्योर। और इस मैन्योर को क्या बोलेंगे? कंपोस्ट। कंपोस्ट। तो स्टूडेंट्स देखो, मैंने लिखा भी है, एनिमल एक्सक्रीटा लाइक काउ डंक, किचन वेस्ट, प्लांट रिमेन्स, वेस्ट वुड एक्सेट्रा are left in pit for long time. ठीक है, they decompose slowly to form compost. This compost is used as manure. This process is called composting. ठीक है, तो कंपोस्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। नाउ द थिंग इज वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट जो है बहुत ही सिंपल सी चीज है। हमने यहां पर पिट में जो चीजें डाली थी वो धीरे धीरे डिकम्पोज होती हैं, स्लोली, और मैन्योर बनने में टाइम लगता है। इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए क्या किया जाता है, इसमें कुछ इंसेक्ट्स डाल दिए जाते हैं, मेनली अर्थवॉर्म्स। इसमें अर्थवॉर्म्स डाल दिए जाते हैं। अर्थवॉर्म्स डालने से क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है मैन्योर बनने का वो बहुत फास्ट हो जाता है, तो अब जो मैन्योर बनता है उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। समझ लो, बहुत सिंपल सी बात है। टू मेक द डिकम्पोजिशन प्रोसेस फास्ट, अर्थवॉर्म्स आर लेफ्ट इन द पिट। अर्थवॉर्म्स ईट अप द वेस्ट। अर्थवॉर्म कैसे प्रोसेस को फास्ट बनाते हैं वो बोला गया है। अर्थवॉर्म्स ईट अप द वेस्ट and excrete organic matter as their excreta. Okay, the compost thus formed is called vermicompost. The process is called vermicomposting. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया वर्मी कंपोस्ट क्या होता है। अब तीसरे टाइप का मैन्योर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, दैट इज ग्रीन मैन्योर। ग्रीन मैन्योर थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या करते हैं आप देखो, फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स लाइक सन हेम्प, गौर आर ग्रोन। कुछ ऐसे प्लांट्स हम फील्ड में ग्रो कर देते हैं जो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है, बहुत फास्ट ग्रो करते हैं। ठीक है, दे आर देन मल्च्ड इनटू द सॉइल बाय प्लॉइंग। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको इस तरह से प्लॉ करके सॉइल में मिक्स कर देते हैं। ठीक है, दे आर देन मल्च्ड इनटू द सॉइल बाय प्लॉइंग, तो उसमें मिक्स कर देते हैं। फिर कुछ दिनों तक उनको छोड़ देते हैं, तो धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाते हैं और सॉर्ट ऑफ मैन्योर बन जाते हैं। दे डीके टू फॉर्म ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब कुछ दिनों बाद इसमें एक्चुअल जो क्रॉप हमें उगाना था वो लगाते हैं। ठीक है, तो शुरू में जो क्रॉप्स हमने मल्च किए थे वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गई वो बात, बहुत सिंपल। मैं एक बार और से रीडिंग मारता हूं। फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स लाइक सन हेल्म, गौर आर ग्रोन। दे आर देन मल्च्ड इनटू द सॉइल बाय प्लॉइंग। They decay to form organic matter. ठीक है, after some time the main plants are grown. Remains of the old plant enrich the soil with nitrogen and phosphorus. ठीक है, तो आपको समझ में आया इसको ग्रीन मैन्योर क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि मैन्योर 3 तरीके के होते हैं, राइट? कंपोस्ट,
वर्मी कंपोस्ट और तीसरा ग्रीन मैन्योर। हाउ मैन्योर हेल्प्स, मैन्योर डालने से सॉइल में क्या फायदा होता है? ठीक है, इट प्रोवाइड्स लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, विच मेक्स द सॉइल पोरस। इट इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी इन जनरल, ये जो ऑर्गेनिक मैटर अब सॉइल से मिक्स होता है वो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। इट प्रोवाइड्स सम न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट्स, और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी वो थोड़े अमाउंट में सॉइल को देता है। प्लीज नोट करें, मैन्योर जो है वो मेनली ऑर्गेनिक मैटर ही देता है सॉइल को, न्यूट्रिएंट्स जो है वो थोड़े से अमाउंट में ही दे पाता है। ठीक है, हालांकि ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत यूजफुल होते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा भी होगा कि अपने गार्डन वगैरह में, अगर आपके घर में गार्डन वगैरह है तो उसमें काउ डंक, ठीक है, या फिर प्लांट के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको गार्डनर डाल देता है, गार्डन के सॉइल में मिक्स कर देता है, खास करके काउ डंक। ठीक है, तो वो क्या है? वो मैन्योर है, मैन्योर है, उससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है। ठीक है, फोर्थ एडवांटेज ऑफ मैन्योर, एज इट इज मेड फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट्स सो एनवायरमेंट इज क्लीन्ड। ठीक बात है, ओके। तो वो तो थी मैन्योर की कहानी। अब हम देखेंगे फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। जैसे हमने देखा कि मैन्योर को हम सॉइल में मिलाते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, वैसे ही हम फर्टिलाइजर्स को भी सॉइल में मिला सकते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए। हालांकि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो उतने सिंपल नहीं होते हैं, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंसेस होते हैं। Fertilizers are chemicals manufactured in factories. Okay. Fertilizers are chemicals manufactured in factories. They are chemicals highly rich in nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. ठीक है, देखो इस तरह से ये फर्टिलाइजर का बॉक्स है, फर्टिलाइजर का बॉक्स है, फर्टिलाइजर का बॉक्स है। तो बड़ी बड़ी इस तरह की फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स को बनाया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, और फिर इस तरह से पैकेट्स में उनको मार्केट में बेचा जाता है। तो आप देख सकते हैं इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री से बनाया जाता है फर्टिलाइजर्स को, तो वो तो बहुत ही स्पेसिफिक केमिकल्स होते होंगे। वो ऐसे स्पेसिफिक केमिकल्स होते हैं जिनमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। ठीक है, देखो इसका नाम आपको अगर दिख रहा हो तो कुछ पता नहीं, कुछ तो लिखा हुआ है ऑफ पोटास, मतलब ये एक ऐसा फर्टिलाइजर है जिसमें पोटाशियम बहुत हैवी अमाउंट में होगा, पोटाशियम। ठीक है, they provide large amount of nutrients and thus ensure better growth of plants. तो जब फर्टिलाइजर्स को सॉइल में मिक्स किया जाता है, जैसे आप देखो यहां पर ये जो आदमी है फर्टिलाइजर को सॉइल में मिक्स कर रहा है, तो क्या होगा? बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स सॉइल को मिलेंगे जिसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है और अच्छी ग्रोथ होती है क्रॉप्स की। आप समझ रहे हो फर्टिलाइजर्स के बारे में? ठीक है, तो फर्टिलाइजर्स आर वेरी यूजफुल, वेरी यूजफुल। अब प्लीज नोट करें, मैन्योर जो होता है उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, वो बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक? लेकिन फर्टिलाइजर से कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ फर्टिलाइजर्स। देखो फर्टिलाइजर्स यूजफुल तो हैं ही और फार्मर्स द्वारा बहुत यूज भी किए जाते हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके हार्मफुल इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर उनको ठीक से इस्तेमाल ना किया जाए। क्या है देखें, फर्टिलाइजर्स बीइंग केमिकल्स कैन हार्म द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट्स इन सॉइल। सही बात है, फर्टिलाइजर्स जो हैं वो क्योंकि केमिकल्स हैं, तो सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म हो गया। उनको फर्टिलाइजर्स हार्म कर सकते हैं, उनको मार सकते हैं। इनमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि अर्थवॉर्म है, वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए एक्चुअली अच्छा होता है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म्स कैन बी यूजफुल फॉर सॉइल फर्टिलिटी। तो आप समझ लो क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर्स हमने डाला न्यूट्रिएंट्स पाने के लिए, ठीक है, लेकिन ये जो फर्टिलाइजर्स है वो कुछ यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इंसेक्ट्स को मार भी सकते हैं, तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट हो गया। ठीक, फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड मच ऑर्गेनिक मैटर। फर्टिलाइजर्स जो है ज्यादा न्यूट्रिएंट्स ही प्रोवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं। Then third disadvantage, excessive use of fertilizers for a long period of time can damage soil fertility.
ठीक है, फर्टिलाइजर्स जो है उससे सॉइल को न्यूट्रिएंट जरूर मिलता है, लेकिन अगर खूब ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है और बहुत टाइम तक यूज किया जा रहा है, सालों साल तक अगर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किया जाए किसी सॉइल पे, तो उसकी फर्टिलिटी जो है वो खत्म भी हो सकती है। ठीक है। फोर्थ, इफ एक्सेसिव इरिगेशन इज डन, सम फर्टिलाइजर्स कैन फ्लो विथ एक्सेस वाटर टू वाटर बॉडीज। देखो क्या होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्रॉप्स हैं, ठीक है, ठीक है, सॉइल है नीचे, सॉइल में आपने बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल रखा है, ठीक है, फिर आप इरिगेशन भी करोगे, तो आपने इरिगेशन किया, पानी दिया, ठीक है, आपने सपोज करो बहुत ज्यादा वाटर दे दिया, एक्सेस वाटर। अगर एक्सेस वाटर आपने क्रॉप को दे दिया तो वो क्या होगा, वो फ्लो होके निकल जाएगा बाहर, ठीक है, और जब वो फ्लो होके निकलेगा तो उसमें कुछ फर्टिलाइजर भी डिसॉल्व हो गया होगा, ठीक है, फर्टिलाइजर तो सॉइल में ही, तो वाटर जब फ्लो होके निकलेगा तो उसमें कुछ फर्टिलाइजर भी होगा। अब ये जो वाटर है वो जाके किसी रिवर वगैरह में मान लो डंप होता है, रिवर में या लेक में, ठीक है, वहां जाके ये वाटर डंप होता है, तो फर्टिलाइजर भी उसके साथ रिवर में चला गया, और फर्टिलाइजर में तो बेसिकली क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं, तो क्या होगा, जब वो केमिकल्स रिवर में मिलेंगे तो वाटर पॉल्यूशन होगा ना, वाटर पॉल्यूशन, समझ लो। दिस इज वन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स, वाटर पॉल्यूशन। इफ एक्सेसिव इरिगेशन इज डन, some fertilizers can flow with excess water to water bodies. As fertilizers are chemicals, they will cause water pollution. समझ में आए स्टूडेंट्स आपको बात? तो these are some of the disadvantages of using fertilizers. ठीक है, fertilizers are important because they provide nutrients. उससे प्लांट की ग्रोथ, क्रॉप्स की ग्रोथ को बहुत बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फर्टिलाइजर्स को केयरफुली यूज करना जरूरी होता है, नहीं तो उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या, जैसे आपने ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर दिया तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट्स है सॉइल में यूजफुल वाले, वो मर सकते हैं। दूसरा, ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता है ज्यादा फर्टिलाइजर से। तीसरा, अगर आपने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा टाइम तक यूज किया तो सॉइल की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज करने से कई बार वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो हमने मैन्योर के बारे में पढ़ा और फर्टिलाइजर्स के बारे में भी पढ़ा, ठीक है, इसको भी सॉइल में डाल सकते हैं फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, और इसको भी डाल सकते हैं, ठीक है, दोनों का यूज होता है, हालांकि दोनों का मिक्स्ड यूज होता है जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट होती है, बट दोनों को थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। मैन्योर इजिली मेड यूजिंग एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, हमने देखा है बहुत ही इजिली मेड होता है, हम अपने घर के गार्डन में भी बना सकते हैं उसको, एक पिट खोदना है, गड्ढा खोदना है और उसमें वेस्ट मटेरियल डालना है। लेकिन फर्टिलाइजर्स जो है मेड इन फैक्ट्रीज इन वेल डिफाइंड वे, सही है। फिर मैन्योर, नो हार्मफुल इफेक्ट्स एज फुल्ली नेचुरल, उसमें सारे नेचुरल सब्सटेंसेज होते हैं, कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, तो कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं मैन्योर का, लेकिन क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं तो साइड इफेक्ट्स एज इट इज अ केमिकल। प्रोवाइड्स मेनली ऑर्गेनिक मैटर, प्रोवाइड्स मेनली न्यूट्रिएंट्स, गुड फॉर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है, not good for long term soil fertility if used in excessive amount. Okay, not as effective as fertilizers, very effective in obtaining fast results. Fertilizers जो है वो बहुत इफेक्टिव होते हैं, तभी तो हार्मफुल इफेक्ट होने के बाद भी उनको यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो स्पेसिफिकली बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, तो वेरी इफेक्टिव इन ऑब्टेनिंग फास्ट रिजल्ट्स। जबकि मैन्योर भी इफेक्टिव जरूर होते हैं, तभी उनका यूज करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर से कम। मैन्योर्स आर चीप, आप समझ ही सकते हैं, उनको बनाना आसान है, वेस्ट मटेरियल से बनते हैं तो बहुत चीप होते हैं, बट फर्टिलाइजर्स बड़ी बड़ी फैक्ट्री से बनते हैं तो कॉस्टली होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स की बात हो गई, अब बात करनी है सेकंड पॉइंट की जो हमने डिस्कस किया था, इरिगेशन। आपको तो पता ही है स्टूडेंट्स कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रॉप्स के लिए। बहुत सारी मूवीज में आपने देखा होगा कि बारिश न होने से पानी की कमी हो जाती है और क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया में या गरीब देशों में जनरली फार्मर्स जो हैं वो रेन पे डिपेंडेंट होते हैं पानी के लिए। दैट इज नॉट गुड, व्हाई दैट इज नॉट गुड? इट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डिपेंड ऑन रेन फॉर वाटर एज इट इज नॉट फुल्ली रिलायबल। रेन जो है वो फुल्ली रिलायबल नहीं है ना।
किसी साल ज्यादा बारिश हो जाती है, किसी साल बारिश बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो बहुत ही कम बारिश हो गई तो फिर तो क्रॉप्स बर्बाद हो जाएंगे ना। तो इसलिए रेन पे डिपेंड होना पूरी तरीके से सही नहीं है इरिगेशन के लिए, ठीक है। अ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम विल इंश्योर टाइमली एंड एडिक्वेट वाटर टू क्रॉप्स, सही बात है। दिस विल लीड टू मोर यील्ड, इससे प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हम रेन पे डिपेंड नहीं होना चाहते हैं और एक प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। 2.1 पहला ऑप्शन वेल्स का यूज किया जा सकता है, बहुत सिंपल है। वेल्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डग वेल और एक होता है ट्यूब वेल। डग वेल तो बहुत सिंपल सी चीज होती है, आपने देखा ही होगा। मेक्स अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन, अंडरग्राउंड अर्थ के नीचे, अर्थ सरफेस के नीचे जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर वो वेल से निकाल के इरिगेशन के लिए यूज किया जा सकता है जब जरूरी हो, ठीक है। ट्यूबवेल मेक्स वेरी डीप अंडरग्राउंड वाटर अवेलेबल फॉर इरिगेशन। इस तरह के ट्यूबवेल्स भी आपने देखे होंगे, इससे बहुत ज्यादा नीचे का पानी भी निकाला जा सकता है, बहुत ज्यादा जो अर्थ के नीचे का पानी है वो भी निकाला जा सकता है, ठीक है। मोटर पंप इज यूज टू लिफ्ट वाटर, मोटर पंप होता है जिससे वाटर ऊपर आता है, ठीक है। और आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये ट्यूबवेल्स जो होते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इनसे ज्यादा वाटर निकाला जा सकता है, ठीक है। दे आर मोर इफेक्टिव और कॉस्टली भी होते हैं, क्योंकि इसमें मोटर वगैरह पूरा सेटअप बनाना पड़ता है, ठीक है। और वेल्स उतने कॉस्टली नहीं होते हैं, ये तो बहुत चीप होते हैं, कहीं भी आसानी से वेल्स को डिग किया जा सकता है, ठीक है। तो जो अमीर और बड़े फार्मर्स होते हैं वही ट्यूबवेल्स का जनरली यूज कर पाते हैं, राइट। तो आपको समझ में आया, वेल्स, डग वेल्स और ट्यूबवेल्स का यूज किया जा सकता है फॉर ऑब्टेनिंग वाटर फॉर इरिगेशन। नेक्स्ट इज कनाल्स। नाउ दिस इज अ वेरी एडवांस्ड एंड वेरी यूजफुल सिस्टम फॉर इरिगेशन। देखो इसमें क्या किया जाता है कि मान लो कोई रिवर है, ठीक है, ये कोई रिवर है जो फ्लो कर रही है, तो आप देखो उसके आसपास के जो एरियाज होंगे वहां पे तो रिवर के वाटर से इरिगेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन जो दूर के इलाके हैं, यहां के दूर के इलाके हैं, वहां रिवर का वाटर तो नहीं ले जा पाएंगे, तो उसके लिए कनाल्स बनाते हैं, ऐसे हम डिग करते हैं, ऐसे कनाल्स डिग करते हैं, ठीक है। ऐसे कनाल्स का सिस्टम पूरा डिग करते हैं, कनाल्स का पूरा सिस्टम डिग किया जाता है इस तरीके से। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो रिवर का वाटर है, अब वो ये कनाल है, ये सब कनाल्स है, ये मैन मेड है, मैन मेड, ठीक है, ये सब आदमी ने बनाए हैं। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो रिवर का वाटर है वो कनाल्स के थ्रू दूर दूर तक जा पाएगा और अब यहां के रीजन्स को भी पानी मिल पाएगा, यहां पर भी प्रॉपर इरिगेशन हो पाएगा, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि कैनाल्स जो है वो बड़े यूजफुल होते हैं। मैन मेड वाटर चैनल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम रिवर्स और वाटर रिजर्वायर्स, ठीक है। दे आर स्पेसिफिकली मेड टू टेक वाटर टू वेरियस एग्रीकल्चरल प्लॉट्स, ठीक है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने भी ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं जैसे जिससे रिवर से इस तरह से कैनाल्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ताकि रिवर्स से जो इलाके दूर हैं उनको भी इजिली वाटर मिल सके इरिगेशन के लिए। तो कैनाल्स आर अ वेरी एडवांस्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। नेक्स्ट है रिवर लिफ्ट सिस्टम। ये तो बहुत ही आसान होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। मान लो ये रिवर है तो उसके आसपास के इलाकों में तो क्या होगा, इस तरह से पंप वगैरह लगा के, इस तरह से मोटर पंप ये सब लगा के पानी को निकाल के वहां पे डाला जा सकता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिवर लिफ्ट सिस्टम। वाटर इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम रिवर्स थ्रू पंप्स, यूजफुल फॉर इरिगेशन इन एरियाज क्लोज टू रिवर, राइट। फिर दूसरा है टैंक्स। ये भी आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में इस तरह से टैंक बना देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी, वो जमा हो जाता है, स्टोर रेन वाटर, ठीक है। तो बारिश तो कुछ ही महीनों तक होती है, तो उसका पानी यहां पे जमा हो जाता है, फिर उस वाटर को लेके इरिगेशन किया जा सकता है इवन व्हेन देयर इज नो रेन, ठीक बात है स्टूडेंट्स। देन द नेक्स्ट वन इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये नई टेक्निक है इरिगेशन करने की, नई टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। जैसे देखो यहां पे क्या किया जा रहा है, बारिश का जो पानी होता है वो ज्यादातर बह जाता है, ठीक है, कलेक्ट नहीं हो पाता है, बह जाता है, रिवर्स वगैरह में चला जाता है, ठीक। तो यहां पे आप देखो क्या हो रहा है कि घर के छत पे जो बारिश का पानी आ रहा है वो इन ट्यूब्स के हेल्प से
इन ट्यूब्स के हेल्प से इस टैंक में स्टोर किया जा रहा है। ठीक, अब ये वाटर एक बार इस टैंक में स्टोर हो गया तो अब इसको आप जब चाहो जैसे चाहो इरिगेशन के लिए यूज कर लो। तो दिस इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश का जो पानी होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एक्यूमुलेशन ऑफ रेन वाटर इन टैंक्स फॉर लैटर यूज। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक और भी एडवांटेज है इरिगेशन के अलावा, इट ऑल्सो प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन रुकता है। सिर्फ सॉइल इरोजन होता क्या है स्टूडेंट्स, आप शायद सोच रहे हो। तो देखो क्या होता है कि जब ये रेन का वाटर अगर ये फ्लो होता, मान लो अभी तो हमने इस ट्यूब से इसको कलेक्ट कर दिया, नहीं तो क्या होता है ये रेन वाटर नीचे आता और फिर ये फ्लो करते हुए जाता। ठीक है, फ्लो करते हुए जाता तो नीचे सॉइल होती। ठीक है, अब जब ये वाटर फ्लो करते हुए जाएगा तो क्या होगा, कुछ सॉइल को भी अपने साथ ले जाएगा, कुछ सॉइल को भी अपने साथ ले जाएगा। ठीक, तो ये जो सॉइल को अपने साथ ले जाएगा दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सॉइल इरोजन इज अनवांटेड फ्लो ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल, ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल with flowing water, with flowing water। समझ लो बात। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप समझ गए हो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो वाटर है वो तो प्रॉपर्ली यहां पे कलेक्ट हो रहा है, सॉइल तक पहुंच ही नहीं रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बताया डिफरेंट तरीके जिस तरीके से इरिगेशन किया जा सकता है विदाउट डिपेंडिंग मच ऑन रेन। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम वाटर की सप्लाई एडिक्वेट कर दें क्रॉप्स को तो उनका प्रोडक्शन अच्छा होगा। ओके, अब तीसरा पॉइंट कि कैसे प्रोडक्शन को और बेटर बनाया जाए, तो मैंने आपको बताया था क्रॉप पैटर्न्स करके एक टेक्निक होती है। ठीक है, उसमें भी हम 3 पॉइंट्स पढ़ेंगे, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। एक एक करके देखते हैं कि क्या होता है ये तीनों और उससे कैसे क्रॉप की प्रोडक्शन को इंप्रूव किया जा सकता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, सबसे पहले मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, seeds of 2 or more crops are mixed and spread in fields, both the crops grow together। बहुत सिंपल टेक्निक होती है स्टूडेंट्स कि कई सारे क्रॉप्स के सीड्स, 2 या 2 से ज्यादा, जनरली 2 का ही यूज किया जाता है। जैसे मान लो 2 क्रॉप्स के सीड्स को हमने आपस में मिक्स कर दिया और उसको स्प्रेड कर दिया फील्ड में। ठीक है, तो क्या होगा, एक ही फील्ड है, वहां पे कहीं पे एक क्रॉप होगा, फिर कहीं पे दूसरा, फिर कहीं पे एक पहला वाला, फिर कहीं पे दूसरा वाला। ठीक है, फिर कहीं पे दूसरा, कहीं पे पहला वाला। ठीक है, तो उसी फील्ड में दोनों क्रॉप साथ साथ उगेंगे, कहीं पे एक कहीं पे दूसरा होगा ना ऐसा। तो इसी को बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्यों इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोल रहे हैं वो आप समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल, जैसे जनरली वीट और ग्राम की मिक्स्ड क्रॉपिंग की जाती है, दोनों को साथ साथ ग्रो किया जाता है, या फिर वीट या मस्टर्ड को, या फिर ग्राउंडनट और सनफ्लावर को। ठीक है, इन दोनों को साथ साथ ग्रो किया जाता है। अच्छा, हाउ क्रॉप्स आर चूजन, कैसे चूज करते हैं कि यार वीट और ग्राम को साथ साथ ग्रो करना चाहिए या फिर ग्राउंडनट या सनफ्लावर को साथ साथ ग्रो कराना चाहिए। ठीक है, तो कैसे चूज करते हैं कि कौन से 2 या ज्यादा क्रॉप्स को साथ साथ ग्रो कराना चाहिए। तो फर्स्ट इज शुड रिक्वायर सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक रेन, टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। अब देखो, जैसे कि मान लो ग्राउंडनट और सनफ्लावर है, इन दोनों को हमने एक ही साथ ग्रो कर दिया, तो दोनों साथ साथ ग्रो कर रहे हैं, तो दोनों सेम सीजन में ही ग्रो कर रहे होंगे ना, सेम सीजन में ग्रो कर रहे होंगे। अगर वो रेनी सीजन है तो दोनों के लिए रेनी सीजन है, अगर वो समर सीजन है तो दोनों के लिए समर सीजन है, विंटर सीजन है तो दोनों के लिए विंटर सीजन है। ठीक है, तो ऐसे 2 क्रॉप्स को साथ में ग्रो कर पाएंगे जिनको सेम टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशंस चाहिए होते हैं, सेम टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशन चाहिए होते हैं, सेम टाइप की रेंज, सेम टाइप की टेम्परेचर चाहिए होती है। जैसे मान लो आपने एक क्रॉप ऐसे लगा दिया जिसको बहुत वाटर चाहिए, बहुत वाटर चाहिए, बहुत वाटर चाहिए, और एक क्रॉप ऐसे लगा दिया जिसको बहुत कम वाटर चाहिए, बहुत कम वाटर चाहिए, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, तब तो दोनों में से एक ही ग्रो कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि एक को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए और एक को बहुत कम वाटर चाहिए। तो अगर आपने बहुत ज्यादा वाटर दिया तो ये ग्रो करेगा, और बहुत कम वाटर ग्रो किया दिया तो सिर्फ ये ग्रो करेगा। समझ रहे हो। तो शुड रिक्वायर सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक रेन, टेम्परेचर फॉर ग्रोथ। ठीक है,
ताकि दोनों साथ साथ ग्रो कर सके। शुड रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सो दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल आर यूज्ड। अब देखो क्या है कि जो भी क्रॉप्स हम लगा रहे हैं सबके सब अगर नाइट्रोजन के पीछे ही पड़ गए, सबके सब नाइट्रोजन ही निकाल रहे हैं अगर सॉइल से, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन सॉइल का खत्म हो जाएगा और बाकी न्यूट्रिएंट्स यूज ही नहीं होंगे, ठीक है। तो हमें ऐसे क्रॉप्स लगाने चाहिए कि कोई जो है वो ज्यादा नाइट्रोजन लेता हो, कोई जो हो वो ज्यादा पोटाशियम लेता हो, कोई जो है वो ज्यादा कैल्शियम लेता हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स यूज होंगे। शुड रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सो दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल आर यूज्ड, ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा, सबसे मेन बात कि मिक्स क्रॉपिंग करने का एडवांटेज क्या है, लो रिस्क, इफ वन क्रॉप फेल्स अदर्स में स्टिल सर्वाइव। ये मेन रीजन है कि मिक्स क्रॉपिंग की जाती है, क्योंकि अगर कई सारे आपने क्रॉप्स एक ही साथ उगाए तो ऐसे तो बहुत रेयर चांस है ना कि सारे के सारे क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। एक क्रॉप डिस्ट्रॉय हो भी गया तो दूसरा वाला तो है, ठीक है, तो रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अगर आप सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हो, सिंगल क्रॉप, ठीक है, तो कोई डिजीज हो गई उस क्रॉप में अगर, तो पूरी की पूरी क्रॉप जो है आपकी वो खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन अगर आपने 2 क्रॉप्स उगाए हैं सपोज करो, तो अगर डिजीज होती भी है तो एक क्रॉप आपका गया लेकिन दूसरा बच गया, ठीक है, तो कुछ तो बचा ना, समझ लो। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, मिक्स क्रॉपिंग में 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स के सीड्स को मिक्स करके स्प्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड, ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। हमने देखा ये भी कि कैसे चूज करेंगे कि कौन से क्रॉप्स को मिक्स करना है और एडवांटेज क्या है मिक्स क्रॉपिंग का। दूसरा क्रॉपिंग पैटर्न, इंटरक्रॉपिंग। दिस इज इंटरेस्टिंग, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में देखो क्या होता है, इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हो, जैसे ये जो रो है आप देखो, ये जो रो है पूरी एक ही क्रॉप की है ना, फिर ये जो रो है वो दूसरे क्रॉप की है, फिर ये पहले क्रॉप की है, ये दूसरे क्रॉप की है, ठीक है, ये इंटरक्रॉपिंग कहलाती है। जैसे यहां पर भी देखो, ये एक क्रॉप इस रो में ड्रॉ लगाया गया है, फिर इस रो में दूसरा क्रॉप, फिर इस रो में पहला क्रॉप, दिस इज इंटरक्रॉपिंग। जैसे यहां पे भी देख सकते हो, ये 2-3 रोज जो है एक पर्टिकुलर क्रॉप की है, फिर ये 4-5 रोज हैं वो एक अलग क्रॉप की है, फिर यहां पे फिर अलग क्रॉप की रोज है, 3 टाइप के क्रॉप्स ग्रो किए गए यहां पे, तो इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग। तो आप देख सकते हैं एडवांस्ड फॉर्म ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग है ये। जो मिक्स्ड क्रॉपिंग अभी हमने पढ़ा था उसका एडवांस रूप है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में तो क्या कर रहे थे, कोई सिस्टम नहीं था, ऐसे मिला के बस छिड़क दिया। इसमें बिल्कुल सिस्टमैटिकली ग्रो कर रहे हैं, एक रो में एक ही क्रॉप, दूसरे रो में दूसरा ही क्रॉप, एंड सो दिस कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। तो देखें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 2 or more crops are grown on the same field in a defined pattern, in a definite pattern, ठीक है। Few rows of one followed by few rows of other, सही बात है स्टूडेंट्स। जैसे कुछ एग्जांपल्स है कि सोयाबीन और मेज को साथ साथ इंटरक्रॉप करके ग्रो किया जाता है, फिंगर मिलेट और काउपी को साथ साथ ग्रो किया जाता है, ठीक है। हाउ क्रॉप्स आर चूजन, कैसे चूज करते हैं कि यार इन दोनों क्रॉप्स को साथ साथ ग्रो करेंगे इंटरक्रॉपिंग में। शुड रिक्वायर सिमिलर इन्वायरमेंटल कंडीशंस लाइक रेन, टेम्परेचर एक्सेट्रा फॉर ग्रोथ, ठीक है। शुड रिक्वायर डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स सो दैट ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल आर यूज्ड, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है इसके, लो रिस्क, इफ वन क्रॉप फेल्स अदर्स में स्टिल सर्वाइव, ठीक है, एक क्रॉप फेल भी हो जाता है तो सारे तो फेल नहीं होंगे ना। डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन रो टू अदर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज है इंटरक्रॉपिंग का। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे मान लो कि ये जो क्रॉप है, ये जो रो है, इसमें कोई डिजीज आ गई, ठीक है, तो डिजीज प्लांट्स में कैसे फैलती है, मान लो इतने प्लांट्स में डिजीज हो गया, इतने प्लांट्स में कोई डिजीज हो गया, ठीक है, तो ये बगल में जो दूसरे प्लांट्स हैं उनमें भी वो डिजीज फैल जाएंगी, फिर यहां पर जो प्लांट्स है उससे आगे वाले प्लांट्स में डिजीज फैल जाएगी, वैसे इधर भी, ठीक है। लेकिन सिर्फ इसी रो में डिजीज फैल पाएगी। अब क्यों, यहां पर बगल में तो दूसरा प्लांट है, हो सकता है इस प्लांट में वो डिजीज लगती ही नहीं हो, इस प्लांट में वो डिजीज लगती ही नहीं हो, तो यहां डिजीज आई नहीं, और इस वाले रो में भी डिजीज नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये जो है दोनों रो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो अगर इतने से पार्ट में डिजीज स्टार्ट हुई तो बस इसी रो में डिजीज फैलेगी, सिर्फ यही रो खराब होगा, बाकी रोज इंटैक्ट रहेंगे, समझ लो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एडवांटेज होता है, डिजीज कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन रो टू अनदर, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर एक और टेक्निक होती है क्रॉप रोटेशन।
क्रॉप रोटेशन जो है वो पिछली दोनों पैटर्न से थोड़ा अलग है। पिछले दो पैटर्न में तो हम क्या कर रहे थे, ध्यान दें आप स्टूडेंट्स, एक तो कर रहे थे मिक्स क्रॉपिंग और दूसरे में कर रहे थे इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, इन दोनों का फंडा तो ये था कि सेम टाइम पे सेम फील्ड में मल्टीपल क्रॉप्स उगाए जाएं। ठीक है, आपने देखा कैसे। क्रॉप रोटेशन में ऐसा नहीं होता है। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, देखें, क्रॉप रोटेशन इज पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड, वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड। मतलब कि जैसे कि पहले 3 महीने तक एक क्रॉप उगाया, पहले 3 महीने तक, ठीक है, फिर उसी फील्ड पे 3 महीने बाद जब वो क्रॉप का काम हो गया तो दूसरा क्रॉप उगाया अगले 4 महीने तक, फिर तीसरा क्रॉप उगाया फिर से मान लो अगले 3 महीने तक, फिर कोई चौथा क्रॉप उगाया फिर अगले कुछ 5 महीने तक। मतलब इस तरीके से एक के बाद एक के बाद एक डिफरेंट क्रॉप्स आप उगा रहे हो उसी फील्ड पे। ये तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक क्रॉप उगाया वो हो गया, फिर वही क्रॉप वापस उगाया फिर वो भी हो गया, फिर वही क्रॉप वापस उगाया हो गया। तो एक ही क्रॉप को बार बार उगाते रहते हैं। वैसा नहीं, एक क्रॉप उगाया फिर वो खत्म हो गया तो दूसरा, फिर तीसरा क्रॉप, फिर चौथा क्रॉप एंड सो ऑन। क्रॉप रोटेशन, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज पॉलिसी ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम फील्ड। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होता है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल है। देखो, अगर आपके पास ये फील्ड है, इस पे आप एक ही क्रॉप बार बार उगाओगे, एक ही क्रॉप बार बार उगाओगे तो क्या होगा, मान लो वो जो क्रॉप है उसको पोटाशियम बहुत चाहिए, ठीक है, ठीक है, और नाइट्रोजन भी बहुत चाहिए। तो एक ही क्रॉप आप बार बार उगा रहे हो तो धीरे धीरे करके पूरा पोटाशियम और नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा सॉइल का, सही है ना। धीरे धीरे पूरा पोटाशियम और नाइट्रोजन खत्म हो जाएगा। और वापस से जब आप ये क्रॉप उगाओगे, क्रॉप 1, तो फिर अब तो प्रॉब्लम है ना, क्योंकि पोटाशियम नाइट्रोजन खत्म हो चुके हैं। लेकिन स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब आप इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हो, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हो, तो क्या होता है, ये आपने एक क्रॉप उगाया, ठीक है, उसने पोटाशियम जो है और नाइट्रोजन जो है उसको कम कर दिया, ठीक है, उसको यूज कर लिया, उसको कम कर दिया, ठीक है। लेकिन अब आप दूसरा क्रॉप उगाते हो, ठीक है, अब उसको कैल्शियम की जरूरत है तो वो कैल्शियम दे रहा है। पोटाशियम नाइट्रोजन कम हो गया, उससे कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो कैल्शियम चाहिए, वो कैल्शियम दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तीसरा क्रॉप उगा रहे हो सकता है उसको सल्फर चाहिए तो वो सल्फर ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि ये तीसरा क्रॉप जो है वो सॉइल में नाइट्रोजन डाल देता हो, ऐसा भी होता है कई बार, नाइट्रोजन और पोटाशियम डाल देता हो, ठीक है, ठीक। तो इस तरह से क्या हुआ कि अब ये तीसरा क्रॉप डालने से नाइट्रोजन और पोटाशियम वापस से आ गए, ठीक है। और बाद में कभी क्रॉप 1 उगाओगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ रहे हो स्टूडेंट्स, ठीक है। देखो, इफ सेम क्रॉप इज ग्रोन अगेन एंड अगेन ऑन द सेम फील्ड, सेम न्यूट्रिएंट्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सॉइल अगेन एंड अगेन, और वो न्यूट्रिएंट सॉइल से खत्म हो जाता है, ठीक। हाउ क्रॉप्स आर चूजन, कैसे चूज करेंगे कि एक के बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा, फिर उसके बाद कौन सा क्रॉप उगाना है। एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक। अब जैसे मान लो ये क्रॉप खत्म हुआ आपका, ठीक, तो उसके बाद अगर विंटर सीजन है तो आपको तो ऐसा ही क्रॉप लेना पड़ेगा ना जो विंटर सीजन में ग्रो कर सके, ठीक। फिर ये क्रॉप खत्म हुआ तो उसके बाद स्प्रिंग सीजन आ गया तो आपको वैसा ही क्रॉप लेना पड़ेगा जो स्प्रिंग सीजन में ग्रो कर सके। अब ये क्रॉप खत्म हुआ तो उसके बाद रेनी सीजन आ गया तो आपको वैसा ही क्रॉप लेना पड़ेगा जो रेनी सीजन में ग्रो कर सके, ठीक। न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स, सही बात है। जैसे पहला क्रॉप जो है वो पोटाशियम नाइट्रोजन लेता था बहुत, तो दूसरा क्रॉप तो वैसा नहीं लगाओगे ना जो पोटाशियम नाइट्रोजन लेता है, वो वैसा लगाओगे जो कोई और न्यूट्रिएंट लेता हो, ठीक है। जैसे स्टूडेंट्स मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये फोटोग्राफ आप देखें, ये जो नट्स मिलने वाले जो प्लांट्स होते हैं या पल्सेस जिससे मिलते हैं, ये ग्राउंड नट है, ठीक है, ठीक है, और ये पल्सेज है मोस्टली, उनको लेगूम बोलते हैं, लेगूम। ये खास तरीके के प्लांट्स होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं सॉइल को, ठीक है। मतलब ये सब अगर आपने सॉइल में ग्रो कर दिया ना तो नाइट्रोजन का अमाउंट सॉइल में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो
जब क्रॉप रोटेशन किया जाता है तो इनको जरूर कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ये बड़े यूजफुल होते हैं, ये सॉइल में नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, ठीक। क्रॉप रोटेशन का एडवांटेजेस क्या है? सॉइल फर्टिलिटी इज मेंटेन, सही है, क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स कायदे से यूज होते हैं, कोई भी न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स का कम यूज करना पड़ता है। ठीक है, जैसे अगर आप एक ही क्रॉप बार बार लगा रहे हो, बार बार लगा रहे हो, ठीक है, उसके कारण पोटाशियम और नाइट्रोजन पूरा खत्म हो गया सॉइल का, तो अब क्या करना पड़ेगा आपको? फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा ताकि पोटाशियम और नाइट्रोजन आए। ठीक है, लेकिन क्रॉप रोटेशन अगर आप कर रहे हो तो उतना फर्टिलाइजर यूज नहीं करना पड़ता है, लेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, और हाई यील्ड तो होगा ही फाइनली इन सब के एडवांटेज से। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट के तीनों पॉइंट्स पढ़ लिए। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट पढ़ा, इरिगेशन पढ़ा, क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ा, काफी सारी चीजें हमने उसमें देखी, तो थोड़ा सा रिकॉल करना बनता है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हमने देखा कि क्या तो मैन्योर का यूज किया जा सकता है और क्या तो फिर फर्टिलाइजर्स का यूज किया जा सकता है न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट सॉइल में बढ़ाने के लिए। इरिगेशन में हमने देखा कि बहुत सारे तरीके होते हैं हमारे पास, वेल्स होते हैं, ठीक है, फिर हमने देखा कैनाल्स हैं, टैंक्स हैं, फिर हमने देखा कि रिवर लिफ्ट सिस्टम था, फिर हमने देखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग थी, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके से जिससे हम इरिगेशन कर सकते थे। क्रॉप पैटर्न्स में हमने 3 पैटर्न्स पढ़ा, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। इन तरीकों से भी क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहला पॉइंट यह था कि न्यूट्रिएंट मैनेज किया जाए। ठीक है, सॉइल में सही अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए ताकि क्रॉप को सही न्यूट्रिएंट्स मिले और वो सही से ग्रो कर सके। वो होगा मैन्योर और फर्टिलाइजर से। सही इरिगेशन ऑफ वाटर मिले, वो वेल से, कैनाल से, टैंक से, रिवर लिफ्ट से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, और क्रॉप के पैटर्न को सही से किया जाए, उससे भी प्रोडक्शन में हेल्प मिलती है। मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। ठीक, अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो सारे काम करने होते हैं इनमें बहुत मनी इन्वेस्ट हो सकता है। जैसे फर्टिलाइजर्स है, फर्टिलाइजर्स बहुत कॉस्टली आते हैं। ठीक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अगर आपको करना है तो वो भी कॉस्टली होता है, उसके लिए पूरा सिस्टम बनाना पड़ता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए वो कैसे पाइप्स बनानी पड़ती हैं, टैंक बनाना पड़ता है जिसमें वाटर स्टोर होगा। ठीक है, कनाल्स, ये तो बहुत ही कॉस्टली होता है। ठीक है, कनाल्स बनाना। क्रॉपिंग पैटर्न भी थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप इंटरक्रॉपिंग यूज कर रहे हो, तो एक बार में ज्यादा क्रॉप्स उगा रहे हो सकता है उनको अलग अलग फर्टिलाइजर्स देना पड़े, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ठीक है, मान लो इस रो में क्रॉप 1 है आपका, इस रो में क्रॉप 2 है, फिर इस रो में क्रॉप 1 है। ठीक है, तो इन दोनों रो में एक फर्टिलाइजर और इसमें दूसरा फर्टिलाइजर देना पड़े। ठीक है, तो डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज करोगे तो भी कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, तो क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट जो होता है कि क्रॉप के प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाए, वो बेसिकली लो कॉस्ट में भी किया जा सकता है, मीडियम कॉस्ट में भी किया जा सकता है और हाई कॉस्ट में भी किया जा सकता है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप ज्यादा पैसे खर्च करोगे तो ज्यादा बेटर रिजल्ट मिलेंगे और कम पैसे यूज करोगे तो कम बेटर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, जैसे हाई कॉस्ट अगर कर रहे हो आप काम, आपके पास बहुत पैसे हैं, फार्मर के पास बहुत पैसे हैं, वो इन्वेस्ट कर सकता है, तो वो क्या करेगा, वो अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर्स यूज करेगा। ठीक है, अगर किसी के पास कम पैसे हैं तो वो मैन्योर से ही काम चलाएगा। ठीक है, फिर ज्यादा पैसे हैं तो वो ट्यूबवेल्स का यूज करेगा, जिसके पास कम पैसे हैं वो डग वेल्स का यूज करेगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप? जिसके पास ज्यादा पैसे हैं वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकता है, एंड सो ऑन। मतलब इनमें से कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं वो डिपेंड करता है कि फार्मर के पास कितने पैसे अवेलेबल हैं। अगर बहुत पैसे अवेलेबल है तो ही कैन डू ऑल द ग्रेट थिंग्स। कम पैसे अवेलेबल है तो ही कैनॉट डू मच, चीप मेथड्स पे ही उसको रिलाई करना पड़ेगा। और मीडियम अमाउंट के पैसे हैं तो दोनों का कॉम्बो। ठीक है स्टूडेंट्स,